हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है उत्तराखंड टेस्ट सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो वीपीटीओ के लिए हम क्लासेस दे रहे हैं और लास्ट टाइम मैंने जीएस की बात करूँ तो राष्ट्रपति पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस में। राष्ट्रपति का कुछ थोड़ा पोर्शन बच गया था, तो उसको कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज रहेगा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, लास्ट टाइम इससे पहले और जितनी भी चीज़ें हैं अध्यादेश तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी भी शक्तियाँ हैं, ठीक है, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। नियुक्ति पहली शक्ति। ठीक है, अब साथ ही साथ राष्ट्रपति एक लिख लेना कि आर्टिकल 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सलाह के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की नियुक्ति करी, लेकिन राष्ट्रपति इनकी सलाह हेतु बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति ने इनसे सलाह, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और साथ में उनसे सलाह भी लेते हैं। ठीक है, किसी चीज़ भी या किसी फैसले से के लिए उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनसे राय लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये राष्ट्रपति की मजबूरी नहीं है कि उनसे सलाह लेनी ही लेनी है, उनकी मर्जी है कि ले भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, ये पॉइंट आ गया तो इसलिए इसी मैंने बता दिया। अब ये बताने का मतलब ये है कि प्रश्न बनेगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो वो आर्टिकल 143 है। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने नोट करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब न्यायिक शक्तियों में सबसे जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो ये है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अब क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, इसमें कौन कौन से वो आते हैं, ये आर्टिकल 72 बात करता है इसकी। ठीक है, 72 अनुच्छेद 72 के में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और 5 तरह के क्षमादान राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, 5 प्रकार के क्षमादान इसमें उल्लेखित है। पहला, पूर्ण क्षमा। दूसरा, दंड परिवर्तन। तीसरा, परिहार। ठीक है, चौथा, विश्राम या विराम, जो भी कहते हैं, विश्राम या विराम। और पांचवा है प्रविलंबन। ये 5 प्रकार के क्षमादान राष्ट्रपति दे सकते हैं। ठीक है, अब पूर्ण क्षमा में क्या है कि पूरी तरह से क्षमा या माफ करना, पूरी तरह से
माफी देना। ठीक है। दंड परिवर्तन का मतलब है कि राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकते हैं कि सजा का प्रकार बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो सजा दी गई है उसमें बदलाव कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो 10 साल की कठोर सजा दी गई है। ठीक है, अब उसको राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकते हैं कि 10 साल की साधारण सजा कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं दंड परिवर्तन, यानी कि सजा का प्रकार बदलना। सजा का प्रकार बदलना। ठीक है। अगला परिहार। इसको देखो, जो मैंने दंड परिवर्तन लिखा है ना, इसको लघुकरण भी मिलेगा। हाँ, आपको लघुकरण किताबों में लघुकरण भी मिलेगा, पेपर में पूछ लेगा लघुकरण क्या है। ठीक है। अब अगला है परिहार। अब परिहार क्या है कि सजा की अवधि बदलना। ठीक है, सजा की अवधि बदलना। ठीक है, मान लो अवधि का मतलब है समय, सजा की समय बदलना, अवधि। अवधि में क्या होगा परिहार में कि मान लो किसी को 10 साल की सजा मिली है, अब राष्ट्रपति उसको क्या कर देंगे, 5 साल की सजा कर देंगे। ठीक है, अवधि चेंज हो गई। ठीक है, 10 साल की सजा कितनी की हो गई, अब 5 साल की सजा हो गई। ठीक है, या 10 साल की कठोर सजा है तो 5 साल की कठोर सजा हो जाएगी। ठीक है, उसको थोड़ा सा राहत मिल गई टाइम में। आगे अगला है विश्राम या विराम। अब ये स्पेशल या विशेष स्थिति में इसको, इस समाधान को राष्ट्रपति देते हैं, विराम या विश्राम। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। ठीक है, तो उसको उस कंडीशन में स्वस्थ होने तक राष्ट्रपति क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको रिहा कर देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, जब तक अगर कुछ ऐसी कुछ खतरनाक बीमारी लग गई तब, यानी कि सर्दी जुकाम बुखार में दे देंगे। कुछ एकदम घातक बीमारी या कोई खतरनाक बीमारी अगर कुछ लग गई है तो तब इस स्थिति में क्या होता है, विराम या विश्राम दिया जाता है। अब है आपका लास्ट प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होता है कि सजा को स्थायी रूप से टाल दिया जाता है। ठीक है, सजा को सॉरी अस्थाई, मैंने स्थाई बोला था, अस्थाई। ठीक है, तो अस्थाई रूप से टाल दिया जाता है, नहीं, सजा को पेंडिंग रखा जाता है। ठीक है, पेंडिंग, उस टाइम के लिए इसको अस्थायी रूप से टाल दिया जाता है सजा को। ये भी कोई विशेष स्थिति में होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रविलंबन। अब आपके पेपर में प्रश्न क्या आएगा कि किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के समाधान दिए गए हैं, आर्टिकल 72 यानी कि 72 के तहत। ठीक है, कौन कौन से समाधान है। पहला है पूर्ण क्षमा, यानी कि पूरी तरह से क्षमा करना, माफी देना। दंड परिवर्तन जिसे लघुकरण कहते हैं। परिहार, विश्राम या विराम या प्रविलंबन, ये 5 प्रकार के हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति समाधान के तहत क्या कर सकता है, सजा कम कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है, माफ कर सकता है, विराम यानी कि रोक सकते हैं। ठीक है, और सजा को कुछ टाइम के लिए पेंडिंग रख सकते हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी को फांसी हुई है तो कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है, इसे कहते हैं पेंडिंग। अस्थायी रूप के लिए क्या करना, सजा को टाल देना। ठीक है, मान लो किसी को फांसी हो रही है, कुछ जरूरी मतलब कुछ जरूरी है कि भैया कुछ टाइम फांसी रोकी जा सके, कुछ महीने 1-1.5 महीने के लिए, तो ये भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। या कोई भी किसी भी प्रकार की सजा, मान लो कल से कुछ किसी को जेल होनी है कल से, तो राष्ट्रपति कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी इसके लिए भी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, ये नहीं कि ऐसे ही किसी को भी दे देंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा ये 5 प्रकार के आपको समाधान। ठीक है, चलो अब लिखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। शक्ति, ठीक है। अब आपातकालीन में 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। एक तो राष्ट्रीय आपात, एक राज्य आपात, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, एक वित्तीय आपात। ठीक है,
तो पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपात को। ठीक है, राष्ट्रपति आपात हेडिंग लिखेंगे, सॉरी राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात में क्या होता है कि मान लो युद्ध की स्थिति है, ठीक है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। ये आर्टिकल पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है किस स्थिति में? युद्ध की स्थिति में या विद्रोह की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। ये प्रश्न भी बनता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राज्य सरकार की शक्तियां छीन ली जाती हैं, ठीक है, और नागरिकों से उनकी शक्तियां छीन ली जाती हैं, ठीक है। यानी कि राज्य सरकार के पास जितनी भी शक्तियां हैं वो छीन ली जाती है, राज्य सरकार की फिर कुछ नहीं चलेगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार एंड नागरिकों की शक्ति छीन ली जाती है, ठीक है। इमरजेंसी में नहीं कह सकते कि भैया मेरे को तो मौलिक अधिकार है, राइट्स मिले हैं, तो उनका मेरे से क्यों छीने जा रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात में ये साफ साफ लिखा गया है कि ऐसी कंडीशन अगर आती है तो ऐसे कंडीशन में राज्यों की शक्तियां जाएंगी, साथ ही साथ नागरिकों से भी उनकी शक्तियां छीन ली जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख ले तो जो राइट टू स्पीच है यानी कि बोलने का अधिकार, उसको छीन लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अन्य और राइट्स हैं जो ले लिए जाएंगे, आपसे छीन लिए जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट अब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के लिए क्या करता है? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश लेते हैं, ठीक है, और घोषणा के बाद 30 दिन का आपात लगाते हैं, या 30 दिन, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो 30 दिन तक रहता है, ठीक है, यानी कि 30 दिन तक वो रहेगा। उस बीच अगर कोई सोल्यूशन आता है या कोई सोल्यूशन निकलता है तो उसको हटा दिया जाएगा, अदरवाइज 30 दिन रहेगा। 30 दिन के बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी, यानी कि राष्ट्रीय आपात लगा दिया तो 30 दिन रहेगा। उस बीच में अगर कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं और उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा आपका कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश लेते हैं, लिखित सिफारिश। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इनकी घोषणा के बाद 30 दिन तक आपातकाल रहता है या आपातकाल रह सकता है, ठीक है। अब समझ आ गया, 30 दिन तक आपातकाल रहेगा। अब 30 दिन के भीतर क्या होगा? संसद की बैठक बुलानी पड़ेगी, और क्या कहते हैं, 30 दिन के भीतर जो 30 दिन का समय है उस दौरान आपातकाल चल रहा है तो संसद की बैठक बुलाएंगे, और इसी बीच संसद को पारित करना होगा, क्या? 2/3 बहुमत से, ठीक है। और पारित होने के बाद 6 महीने तक के राष्ट्रीय आपात चलेगा, ठीक है। यानी कि पहले तो लिखित सिफारिश ली, ठीक है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश ली, 30 दिन का आपातकाल लगा दिया, ठीक है। अब इस 30 दिन के भीतर 30 दिन के भीतर 30 दिन के भीतर संसद की बैठक होगी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। संसद की बैठक होगी और संसद क्या करेगा? संसद
2/3 बहुमत से ठीक है, 2/3 बहुमत से ये राष्ट्रीय आपात को पारित करेगा। ठीक है, और ये इसके बाद फिर 6 माह तक चलेगा। ठीक है, यानी कि 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपात लग गया। ठीक है, कब? जब 2/3 बहुमत से इसको पारित किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतना मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है, देखो अब जब आपातकाल लगता है या राष्ट्रीय आपात लगता है, उस दौरान आर्टिकल 358 प्रभाव में आता है। साथ ही साथ आर्टिकल 359 भी प्रभाव में आता है। ठीक है, ये दोनों अनुच्छेद क्या होते हैं? प्रभाव में आते हैं। ध्यान रखना, 358 और 359 दोनों प्रभाव में आते हैं। और 358 प्रभाव में आता है तो वो आर्टिकल 19 को समाप्त कर देता है, ठीक है, और 359 प्रभाव में आता है तो वो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को समाप्त कर देता है। समाप्त देता है। ठीक है, तो देखो अगर 358 प्रभाव में आता है तो वो क्या करेगा? सिर्फ 19 को समाप्त करेगा। ठीक है, जो राइट टू स्पीच का बताया था। ठीक है, और वैसे ही अगर आर्टिकल 359 प्रभाव में आया तो 20-21 को छोड़ेगा। जो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20 और 21 है उनको रहने देगा, वो तुम्हारे पास रहेंगे। बाकी सारे मूल अधिकारों को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में ये होता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं ये दोनों। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में बन सकते हैं प्रश्न। ठीक है, आगे राष्ट्रीय आपात पारित करने के लिए मैंने बताया था कि संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, उस समय भी लिखा था, एक बार और लिख देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। राष्ट्रीय आपात पारित करने के लिए, आपातकाल पारित करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल पारित करने के लिए संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और विशेष बहुमत बताया था 2/3 विशेष बहुमत। ठीक है, और हटाने के लिए दूसरा पॉइंट इसी के साथ, राष्ट्रीय आपात हटाने के लिए राष्ट्रीय आपात हटाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1/2 साधारण बहुमत। ठीक है, 1/2। तो ये क्या है? लगाने के लिए 2/3 बहुमत और हटाने के लिए 1/2 साधारण बहुमत। ठीक हो गया, समझ आ गया होगा। अब मैंने बताया कि आपातकाल के दौरान
भाग 3 यानी कि मूल अधिकार को समाप्त किया जाता है सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है, इस दौरान लोकसभा का कार्यकाल, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया जाता है। दूसरा इसी में ऐड करेंगे कि आपातकाल के दौरान जो राज्य सूची के कानून हैं उसको केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसको भी लिख देता हूं। इस दौरान राज्य सूची के कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। और जो केवल 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा, 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। ठीक हो गया, समझ आ गया। तो ये है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, अब भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय आपात लगे हैं। ठीक है, भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय आपात। पहला 1962, दूसरा 1965 और तीसरा 1971। ये है आपका भारत चीन युद्ध, चीन लिख देता हूँ। ये आपका भारत पाक युद्ध और ये आपका बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 3 राष्ट्रीय आपात लगे हैं भारत में। ये भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए बता दी। ठीक है, अब आगे आते हैं, अगले में आते हैं। अगला है आपका राष्ट्रपति शासन, जिसको राजकीय आपात भी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जिसको राजकीय आपात भी बोलते हैं या राज्यीय आपात भी बोलते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 355 में एक बात कही गई है। ठीक है, कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगा। ये किस में कहा गया है? 355 में क्या कहा? प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करेगा। हैंडराइटिंग पे मत जाओ, बस चीजें समझो। ठीक है, अनुरूप कार्य करेगा, प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करेगा। ठीक है, आगे अब संविधान के अनुरूप कार्य करने का मतलब कि वो क्या करेगा? शासन करेगा, संविधान के अनुरूप शासन करेगा। ठीक है, अब शासन कैसे करेगा? शासन करने के लिए तो क्या चाहिए? शासन के लिए बहुमत। ठीक है, बहुमत सरकार, या बहुमत की सरकार होनी चाहिए। अब बहुमत की सरकार के लिए क्या है कि जितनी सीटें हैं उसमें आधे से एक अधिक। मान लो उत्तराखंड का रेफरेंस लेते हैं, यूके का। ठीक है, उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं, है ना। और 70 में से कितनी चाहिए? आधा, यानी कि क्या करेंगे? 70/2, उससे एक अधिक। अगर ये सीट कोई ला गया, ठीक है, या कोई इतनी सीट कवर कर ली, तो उसकी सरकार बन जाएगी। अब अब मैं चीज़ बताता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई विशेष पार्टी ही इस सीट को वो करे, लाए, मैं किसी को मिले। इसमें क्या होता है कि गठबंधन की सरकार होती है या
अन्य पार्टीज मिलके अपनी सीटें मिला लेती हैं, ठीक है। तब जाके क्या होता है कि कुल मिला के उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड में तुमने शासन करना है तो तुम्हें कितने, 70 का आधा 35 प्लस 1 यानी कि 36 सीटें होनी चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। कितनी सीटें, 36 सीटें। अब अब एक चीज़ ध्यान देना, ये बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने का कारण भी यही रहता है। क्या रहता है कि अनुच्छेद 365 में ये कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देश का पालन करेगी। आर्टिकल 365 में क्या कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देश का पालन करेगी, ठीक है। अब इन दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगेगा, ठीक है। एक तो क्या कि तुम्हारी बहुमत की सरकार होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो तुम राष्ट्रपति शासन लगेगा। बहुमत की सरकार नहीं है तो राष्ट्र, क्योंकि गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, सरकार गिर जाएगी जिसे बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही कि राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देश का पालन करेगी, ठीक है। तो अगर ये भी ना हुआ तो इस दोनों कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन को लागू कौन करता है, ठीक है। अब मैं ये भी लिख देता हूँ कि 356 उल्टा लिख दिया मैंने, आर्टिकल 365 में, आर्टिकल 365 में कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करेगी। अगर ये नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन को लागू कौन करता है, राष्ट्रपति शासन को लागू राष्ट्रपति, ठीक है। लागू कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसकी सूचना कौन देता है, सूचना यानी कि स्थिति, कंडीशन ये हो गई है, सरकार गिर चुकी है, इसकी सूचना कौन देगा, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। अब इसका अनुमोदन, ठीक है, संसद द्वारा, ठीक है। 60 दिन का समय और 1/2 बहुमत से पारित किया जाता है, ठीक है। संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। अब राष्ट्रपति शासन की अवधि के से रिलेटेड प्रश्न बनता है, ठीक है। अब पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि भी पारित कैसे होता है संसद द्वारा, 1/2 बहुमत से, 1/2 बहुमत से पारित होगा, ठीक है। अब ये पारित हो जाता है तो इसकी अवधि 6 माह की होती है। अब इस 6 माह के भीतर क्या करना पड़ता है, चुनाव दोबारा से कराए जाते हैं और नई सरकार गठित की जाती है। अगर वो सरकार इस क्राइटेरिया पे बैठती है फिट, तो उस कंडीशन में फिर वो हटा जाए। अगर 6 माह के दौरान ये चीज़ें नहीं हुई तो फिर से 6 माह का समय और, यानी कि 6 माह और लगेगा, फिर 6 माह और लगेगा, यानी कि 6 महीने कर करके 3 साल तक लगता है। अधिकतम मैक्सिमम जाएगा 3 साल तक, 6 महीने करके। लेकिन हर 6 महीने में क्या होगा, ये इस पे संसद बैठेगी और क्या करेगी, बहुमत से इसको पारित करेगी। ये क्या होगा, हर 6 महीने में ये होगा और ये मैक्सिमम जाएगा 3 साल तक, ठीक है। तो ये है क्या, राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात या राज्यीय आपात, ठीक है। अब एक पॉइंट लिख लेना कि राष्ट्रीय आपात और राज्यीय आपात, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आपात यानी कि इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात एंड राज्यीय आपात, ये जर्मनी से लिया है,
क्या हो गया मेरे को पता नहीं, ये जर्मनी से लिया, ठीक है, यानी कि जर्मनी के संविधान से लिया। प्रश्न बन सकता है इससे भी कि राष्ट्रीय आपात और राज्य आपात कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब मेन चीज़ें याद रखना, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं जाता है, लेकिन फिर भी चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। एक तो तुमने याद रखना है कि राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, 356, 356, ठीक है। और क्यों लगता है, एक तो कि बहुमत की सरकार होनी चाहिए, यानी कि संविधान के अनुरूप शासन करना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रत्येक राज्य क्या करेगा, संविधान के अनुरूप शासन करेगा। दूसरा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करेगा, एक तो उसके अनुरूप कार्य करेगा और उसके दिशा निर्देशों का पालन करेगा। ये दो चीजें अगर नहीं करता तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगता है। एक अनुच्छेद 355, एक अनुच्छेद 365। 55 में जो बात कही गई है और जो 365 में बात की गई है, उन दोनों का अगर उल्लंघन होता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगेगा। दूसरा कि इसको लागू कौन करता है, तो राष्ट्रपति लागू करेगा, ठीक है। इसकी सूचना कौन देता है, राज्यपाल देता है, ठीक है। इसका अनुमोदन संसद द्वारा किया जाता है और वो 1/2 बहुमत से पारित किया जाता है। अवधि किससे रिलेटेड प्रश्न आएगा कि अवधि कितनी होती है राष्ट्रपति शासन की, तो 6 माह होती है, ठीक है। और अधिकतम 6 माह करके कितना जाएगा, 3 साल तक जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट इसको पढ़ते हैं और इसको खत्म करते हैं, वित्तीय आपात, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है। ये अनुच्छेद 360 में आएगा। अब वित्तीय आपात में क्या होता है कि जब मंत्रिमंडल को लगता है कि देश की स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, उस स्थिति में राष्ट्रपति को मौखिक जानकारी दी जाती है। राष्ट्रपति से बोला जाता है कि भैया देश की स्थिति ठीक नहीं लग रही है, तो तब राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। अब देश की स्थिति ठीक ना होने का कारण कि देश में आर्थिक संकट आने वाला है, ठीक है, उसके लिए क्या लगता है, वित्तीय आपात लगता है, ठीक है। अब ऐसे में क्या करते हैं कि राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर देते हैं, जिसकी अवधि 60 दिन की होती है। वित्तीय आपात की 60 दिन के भीतर संसद क्या करते हैं, संसद से अनुमोदन करना पड़ता है। अब यदि बार बार वित्तीय आपात संसद द्वारा अनुमोदित हो गया तो इसको जब तक हटाया ना जाए तब तक यह चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि 60 दिन तक तो चल रहा है ना, 60 दिन के भीतर संसद ने उससे क्या करना है, अनुमोदित करना पड़ना है। अगर ये चलते रहेगा, मतलब ये रिपीट होते रहेगा, तो ये तब तक हटाया नहीं जाएगा, तब तक रहेगा ये जब तक हटाने के लिए इस पर प्रस्ताव पारित न करना पड़े, ठीक है। और वित्तीय आपात में राष्ट्रपति को छोड़कर सबका वेतन क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। वित्तीय आपात, पेज चले गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो, वित्तीय आपात में मैंने क्या कहा, मंत्रिमंडल को लगता है कि वो क्या करते हैं, देश की स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। अब राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की मौखिक जानकारी दी जाती है, मौखिक जानकारी किसको दी जाती है, राष्ट्रपति को, किसके द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। पहला पॉइंट। दूसरा वित्तीय आपात में कि राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति घोषणा भी करता है, ठीक है, घोषणा। और ये कितने दिन तक चलेगा, 60 दिन अवधि। अब इसमें क्या होता है, संसद अनुमोदन करता है, ठीक है, संसद से अनुमोदन करना पड़ता है। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत, लैंग्वेज गलत हो गई, ठीक है। संसद से अनुमोदित होगा ना, संसद से अनुमोदित होता है, ठीक है।
ये लिख दिया। अगला, अब इसमें क्या होता है कि यदि बार बार वित्तीय आपात संसद द्वारा अनुमोदित होता है तो, या ये नहीं भी लिखोगे तो वित्तीय आपात हटाने के लिए, वित्तीय आपात हटाने के लिए, वित्तीय आपात हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करना होता है। प्रस्ताव पारित करना होता है। ठीक है, इसको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें लिखोगे राष्ट्रपति को छोड़कर, राष्ट्रपति को छोड़कर सबका वेतन काट लिया जाता है वित्तीय आपात में। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि मतलब पॉइंट वाइज बन सकता है ना कि वित्तीय आपात 360 के तहत लगाया जाता है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, 60 दिन के भीतर, 60 दिन के लिए वित्तीय आपात लगता है। ठीक है, इसको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, राष्ट्रपति को छोड़कर सबका वेतन काट लिया जाता है। इनमें में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऐसे आएगा तो सारे कथन सही है। ठीक है, अब वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? ठीक है, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपात लिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका राष्ट्रपति, ये पूरा कंप्लीट हो गया है जो जो मैंने लगा मुझे एग्जाम में। ठीक है, हाँ, हालांकि 3 दिन लग गए इसको, मतलब 3 वीडियोज में ये राष्ट्रपति आया। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि समय कम है आपके पास और मेरे पास, दोनों के पास समय कम है। ठीक है, क्योंकि अब लगभग 30 दिन बचे हैं, लगभग कह रहा हूँ। ठीक है, लगभग 30 दिन बचे हैं। 30 दिन में अब हम क्या करेंगे, टॉपिक, क्योंकि बहुत टॉपिक हैं अभी कवर करने, जो मतलब जो सिलेक्टेड है, हमारे लिस्ट बनी है जिनकी, वो अभी बहुत टॉपिक्स हैं। तो हमने क्या करना है अभी, अब इतना लंबा नहीं ले जाना है, क्योंकि राष्ट्रपति इंपोर्टेंट था इसलिए लंबा ले गया। एक मूल अधिकार थोड़ा 2 या 3 दिन लगेंगे मूल अधिकार में, क्योंकि लंबा है और ज़रूरी है वो। ठीक है, बाकी जितने भी वो टॉपिक्स आते हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तो अभी शुरू भी नहीं करी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उनको अलग स्टाइल में, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क को ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब टॉपिक अलग, होमवर्क अलग नहीं होगा। ठीक है, अब क्योंकि परीक्षा वाणी लगभग कंप्लीट हो गई है आपकी, 16-17 चैप्टर पढ़ लिए होंगे आपने, तो अब उसमें मेरे ख्याल से 23 चैप्टर ही हैं परीक्षा वाणी में, और जो 16-17 तक पहुंच गए तो वो इम्पोर्टेंट मतलब लगभग कवर कर लिया आपने। अब क्या करेंगे, हम जो होमवर्क देंगे उसी की क्लास मिलेगी आपको। ठीक है, और वो क्लास क्या होगी, थोड़ी सी अलग अलग तरीके की क्लास होगी, जिसमें आपको चीज़ें खाली समझाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय जाता है, आपको ऐसे समझाया जाएगा चीज़ें थोड़ा कवर हो जाए, थोड़ी चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ें करी जाएंगी। देखो, इस बैच का, टारगेट बैच का मेन मुख्य उद्देश्य था कि आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएँ सिलेक्टेड, और उन्हीं को आपके द्वारा पढ़ाया जाए, कि आप तैयारी करें उनकी, उनको पढ़ें। ठीक है, क्लासेज इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। ठीक है, हालांकि हमने क्लासेस भी दी, इसमें क्लासेस इसलिए दे रहे हैं ताकि कुछ बच्चे, क्या होता है कि जो क्लासेस नहीं पढ़ी, कुछ फैक्ट वगैरह उनके छूट जाते हैं या क्लियर नहीं होता है, उन चीज़ों के लिए हमने क्लासेस रखी थी। ठीक है, लेकिन टारगेट बैच का मेन उद्देश्य ये था कि रिवीजन क्लास थी, रिवीजन बैच था ये, इसमें आपको यहाँ से मतलब फुल गाइडेंस दी जा रही थी, और आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं। क्लासेस रहेंगी, जो टॉपिक सिलेक्टेड है वो तो मिलेंगे आपको। ठीक है, 30 दिन है अभी, 30 दिन में अब यही करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति आपका कंप्लीट, और 20 प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट ये आपके उत्तराखंड टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड टेस्ट सीरीज ऐप में उपलब्ध है। यहाँ भी 20 प्रैक्टिस सेट काफ़ी हैं। अगर आप उनमें से, मैं बोलता हूँ कि अगर आप 65 प्लस अगर मार्क्स ला रहे हो, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। जो प्रैक्टिस सेट हमने बनाए हैं, ठीक है, थोड़ा मॉडरेट लेवल के बनाए हैं, और मतलब अच्छा लगेगा आपको, मतलब अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो बेहतरीन ढंग से उस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप जुड़िए और
आपको तो फिलहाल टारगेट बैच वालों को तो वैसे मिल जाएगा आपको, इंक्लूडिंग है इसी के साथ। ठीक है, चलो पढ़ाई कीजिए, आज का होमवर्क मैं आपको अपडेट कर दूंगा।